श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग मकर राशि में जो गुरु का प्रवेश होने जा रहा है उसका मंगल की राशियों पर यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है उसके बारे में विचार करेंगे। गुरु की राशियां धनु और मीन, शनि की राशियां मकर और कुंभ, सूर्य और चंद्रमा की राशियां सिंह और कर्क, इन राशियों के जातकों पर होने वाला प्रभाव बताया जा चुका है। यह अकेले गुरु ग्रह के गोचर का प्रभाव बताया जा रहा है। दशा गोचर का पूरा प्रभाव होता है। दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा किन ग्रहों की चल रही हैं और शनि आदि अन्य ग्रहों का गोचर भी विचारणीय होता है। लेकिन शनि और गुरु का गोचर ज़्यादा विचारणीय होता है क्योंकि यह लंबे काल तक रहता है। गुरु का गोचर लगभग 1 वर्ष एक राशि में और शनि का लगभग 2.5 वर्ष रहता है। अन्य ग्रहों के गोचर में राहु और केतु के 1.5 वर्ष रहते हैं, 18-18 महीने। बाकी ग्रहों का महीने से अधिक या महीने से कुछ कम ऐसा प्रभाव रहता है। चंद्रमा का गोचर बहुत तीव्र होता है, 2.25 दिन वह एक राशि में रहता है। तो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर को प्रवेश करेंगे। उसके बाद में 5 अप्रैल 2021 में जाकर कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में ही वक्री होंगे 20 जून को 2021 में और पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 सितंबर को। मकर राशि में वक्री चलते हुए मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर को और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 20 नवंबर को। तो इस कालखंड में 20 नवंबर से और 20 नवंबर के बीच में 5 अप्रैल से और 14 सितंबर तक कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो जितने कालखंड में वह मकर राशि में रहेंगे उसका प्रभाव मेष और वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा उसके बारे में आज विचार करेंगे। जब वह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब कुंभ राशि का प्रवेश पर जो प्रभाव पड़ने वाला होगा वह बताया जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से, क्योंकि मेष राशि से दशम भाव में गुरु का गोचर होगा। दशम भाव का गोचर गुरु के लिए अच्छा नहीं माना गया है। एक तो अपनी नीच राशि में होगा, लेकिन नीच राशि के स्वामी के साथ मेष राशि के लिए धर्म कर्माधिपति योग भी बनाएगा। फिर भी मेष राशि के लिए दशम भाव में शनि और गुरु के योग को अच्छा नहीं माना गया है। तो दशा अंतरदशा के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव होगा। यदि दशा भुक्ति योग कारक होंगी तो यह कालखंड धनप्रद, आजीविका में वृद्धि, आजीविका प्राप्ति, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि जाएगी, गृह भूमि भवन वाहन संबंधी क्रिया पर व्यय के संकेत बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु 12वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करेगा। तो व्यय के साधन बनेंगे गृह भूमि भवन आदि पर और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय होगा यदि उनकी दशा भुक्तियाँ अच्छी चल रही होंगी। व्यवसाय के लिए अनुकूल समय होगा। प्रतियोगिता परीक्षा में आदि में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। विरोधी परास्त हो सकते हैं, लेकिन यदि कहीं दशा खराब होती है तो अशुभ फल भी हो सकते हैं। लेकिन यदि दशा अच्छी हो, अंतरदशा अच्छी हो और अन्य ग्रहों के गोचर अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव में शनि का गोचर बहुत खराब नहीं कह सकते और दशम भाव में गुरु का गोचर भी कमज़ोर अवश्य होता है, लेकिन उसका नीच भंग होता है गोचर के समय में। तो उसके अच्छे प्रभाव हो सकते हैं यदि दशा अंतरदशा अच्छे ग्रहों की चल रही हों। लंबी और दूरगामी यात्राओं के योग बनते हैं। तीर्थ यात्रा की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। बाहरी संबंधों से, बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी लोगों से, बाहरी कार्यों से भी लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि दशा भुक्ति मार्केश बाधकेश 6, 8वें 12वें भाव की चल रही हो तो यह कालखंड गुरु का गोचर विशेषकर मेष राशि वालों के लिए अशुभ परिणाम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर संचित धन का व्यय होगा। यात्रा आदि पर, रोग आदि पर, विवादों में, शत्रु आदि पर, मुकदमे में, कोर्ट में, कचहरी में मान हानि हो सकती है। स्वास्थ्य पर व्यय हो सकता है। बंधन भय के भी संकेत यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आजीविका भाव में अपनी नीच राशि में
और वहाँ पर तृतीय दृष्टि शनि की पड़ती हुई, क्योंकि शनि यहाँ पर प्रबल है, तो बंधन भय, स्वास्थ्य हानि हो सकती है, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं जो चिंता का कारण रहेंगे, भूमि संबंधी विवाद, गृह हानि या वाहन हानि, इस तरह के संकेत भी बन सकते हैं। तो मेष राशि वालों की जिनकी दशा गोचर या हमारा दशा भुक्ति अच्छी ना चल रही हो, मार्केट या बादकेश चल रही हो, तो गुरु मंत्रों का जप करना चाहिए, शनि के भी उपाय करने चाहिए ताकि अशुभ फलों से उन्हें मुक्ति मिल सके। तो इस तरह से मेष राशि वालों के लिए दशा अंतरदशा आदि के आधार पर ही शुभाशुभ फल का विचार गुरु का किया जा सकता है। फिर भी दशम भाव में गुरु के गोचर को बहुत बेहतर नहीं माना गया है। अब विचार करते हैं मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वहाँ भी गुरु का गोचर तृतीय भाव में होगा और तृतीय भाव का गोचर भी गुरु के लिए अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ से उसकी नवम भाव पर दृष्टि होगी, लाभ भाव पर दृष्टि होगी और सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं इन भावों के फल वह प्रदान करेगा यदि संबंधित भावों से बैठने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशाएं चल रही होंगी। यहाँ पर भी मिले जुले फल होने की संभावना रहेगी। जैसा दशा और भुक्ति का प्रभाव होगा उसके आधार पर ही गुरु के फल प्रभावित होंगे, क्योंकि शनि का तृतीय भाव में बैठना अच्छा होता है, लेकिन गुरु का तृतीय भाव में बैठना अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन धन भाव का स्वामी अपने से धन भाव में बैठेगा तो धन का अभाव संभवतः नहीं होने देगा। धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा में रुचि बढ़ेगी और ये कार्य जातक के लिए लाभकारी भी होंगी। वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, यात्रा के द्वारा, लेखन कार्यों के द्वारा, मध्यस्थता से संबंधित कार्यों के द्वारा व्यक्ति धनार्जन या अपनी कार्य सिद्धि कर सकता है, क्योंकि पंचम भाव से तृतीय एकादश भाव में होगा तो संतान से संबंधित लाभ होंगे। संतान के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अनुकूल होगा। यदि किसी की विवाह की आयु है और दशा गोचर अन्य दशा और भुक्ति अच्छे चल रहे हैं तो यहाँ पर विवाह के लिए यह समय अनुकूल होगा, क्योंकि सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि होगी। आय में वृद्धि के संकेत बनेंगे क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि होगी। इष्टजनों से, मित्रों से, बंधु बांधवों से सुख सहयोग मिलने के संबंध बनेंगे। लेकिन दशा अंतरा अच्छे ग्रहों की, त्रिकोण के स्वामियों की, केंद्र के स्वामियों की चल रही हों, लाभेश की या धनेश की चल रही हों। फिर भी धनु के गोचर के मुकाबले में वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर कमजोर पक्ष होगा। इसी प्रकार से मेष राशि वालों के लिए भी पीछे नवम भाव में गोचर था, अब दशम में होगा तो वहाँ भी उनके लिए कुछ कमजोर पक्ष होगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अच्छा हो सकता है। यदि उनकी दशा अंतरा अच्छी चल रही हों तो रुके हुए कार्य पुनः प्रारंभ हो सकते हैं, उनमें आगे प्रगति हो सकती है। लेकिन यदि दशा भुक्ति त्रिक भाव के स्वामियों की हो, बादकेश की हो, मार्केश की हो, अशुभ भावों के स्वामियों की हो तो बंधु बांधवों से वैर विरोध, विवाद, गृह कलह, भूमि भवन, वाहन संबंधी हानि, प्रवास में जाना पड़ सकता है, घर छोड़ना पड़ सकता है आजीविका के लिए या अन्य किसी कारण के लिए, राज्य कर्मचारियों से कष्ट या वैर विरोध की संभावना, धन और मान हानि के संकेत बन सकते हैं। रोजगार कार्यों में बाधा, यदि कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी जा सकती है, यदि व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी बाधाएं आ सकती है। शारीरिक संताप, क्योंकि चतुर्थ भाव से 12वें में शनि और गुरु दोनों का गोचर है तो माता से संबंधित, माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंता स्वाभाविक हो सकती है और गृह परिवर्तन के संकेत बन सकते हैं। अपना निजी स्थान छोड़कर प्रवास में जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से यदि दशा भुक्ति अच्छे ग्रहों की नहीं होंगी मेष राशि वालों के लिए भी और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी, तो यह समय गुरु के गोचर का और शनि के गोचर का प्रायः कमजोर पक्ष है। अतः ऐसे में जप, दान आदि के द्वारा गुरु और शनि की शांति करना आवश्यक हो जाता है ताकि हम अपने अशुभ कालखंड को आसानी से बिता सकें, निकाल सकें। तो इस तरह से मेष और वृश्चिक राशि पर जो पीछे गुरु का गोचर था वो बहुत शुभ था। उन सब फलों में कुछ ना कुछ कमी अवश्य आएगी। मानसिक तनाव या शारीरिक संताप हो सकता है, धन मान हानि के संकेत भी हो सकते हैं। इसलिए हमें उपाय करने चाहिए। गुरु के मंत्रों का जप,
शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए, या संबंधित जो भी उपाय हो सकते हैं अपने किसी परम मित्र से या किसी कुशल ज्योतिषी से पूछकर उनके उपाय किए जा सकते हैं। सारे गोचर समाप्त होने के बाद मैं अलग अलग राशियों के लिए एक अलग से कक्षा निकालूंगा, जिसमें गुरु के अशुभ होने पर उनके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके बारे में विस्तार से विचार करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।